1976 में जब नासा ने पहली बार फोटोन प्रोपल्शन का जिक्र किया था, तो हर साइंटिस्ट ने सोचा था कि इससे इंजन के बिना ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा। सोलर सेल्स की सोच इतनी हल्की थी कि एक ह्यूमन हेयर से भी पतली शीट सनलाइट से ही पोष पाती। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स हुए, हकीकत कुछ और दिखता है। आपको जानना होगा, एक सोलर सेल फोटॉन्स से ही फोर्स लेकर स्पेस में घूमता है, जहां ग्रेविटी बहुत कम है। हर फोटोन सिर्फ 9.1 x 10⁻23 न्यूटन जितना धक्का देता है, तो प्रोपल्शन को काम करने के लिए सेल का एरिया कई फुटबॉल फील्ड्स जितना होना चाहिए। ये स्केल बनाना प्रैक्टिकली मुश्किल होता दिखता है। 2005 में कॉस्मोस 1 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 600 स्क्वायर मीटर के एल्यूमिनियम सेल्स से। रॉकेट फेलियर ने उससे ऑर्बिट तक पहुंचने से ही पहले ही खत्म कर दिया। आप सोचिए, सालों का रिसर्च, मिलियंस डॉलर का खर्च सिर्फ इग्निशन एरर ने ही खत्म कर दिया। फोटोन प्रेशर के साथ साथ माइक्रोमीटियोरॉइड्स का थ्रेट भी था। हर सेकंड डस्ट पार्टिकल सेल को पियर्स करता, होल्स क्रिएट करता, सरफेस रिफ्लेक्टिविटी बचती गई। जब रिफ्लेक्टिव पावर कम होती गई, प्रोपल्शन की कैपेबिलिटी भी घट गई और सेल धीरे धीरे डेड मेटल शीट बन गई। टेक्नोलॉजी का दूसरा चैलेंज कंट्रोल सिस्टम था। सोलर सेल्स को स्टीयर करना एक नाइटमेयर बना, क्योंकि किसी थ्रस्टर का इस्तेमाल अलाउड नहीं था। इंजीनियर्स ने एंगल चेंजिंग के लिए जायरोस और मैग्नेटिक टॉर्कस का उपयोग किया, लेकिन प्रिसिजन के बिना ट्रेजेक्टरी ड्रिफ्ट होती गई। सेल्स बनाने में अल्ट्राथिन माइलर या कप्तो फिल्म्स का उपयोग होता था, जिनकी थिकनेस सिर्फ 2 माइक्रोन्स होती। इतनी पतली फिल्म सनलाइट से ही गर्म होकर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती। थर्मल चेंज ने रिंकल्स और टियर को बढ़ा दिया, जिससे ही रिफ्लेक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों घट गए। 2010 में जापान का इकारोस मिशन एक छोटी सक्सेस लाया। 20 मीटर वाइड सेल से ही वीनस के पास तक पहुंच गया, पर वो भी स्लो स्पीड से ही चला, सिर्फ 400 मीटर्स पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ। ये दिखता है कि प्रॉमिस बड़ा था, मगर परफॉर्मेंस बहुत छोटी दिखता है। आप जानना चाहिए, फोटोन प्रोपल्शन वैक्यूम में ही बेस्ट होती है, लेकिन नियर अर्थ ऑर्बिट में एटमॉस्फेरिक ड्रैग सेल को स्पिन कर देता या और पिच एंजल्स अनस्टेबल बन जाते। ये इंस्टेबिलिटी मिशन कंटिन्यूटी के लिए खतरनाक होता दिखता है। नासा ने भी लाइट सेल 2 नाम का प्रोजेक्ट चलाया। 5x5 मीटर का सेल सोलर रेडिएशन से ही प्रोपल्शन बनाता। इनिशियल रिजल्ट्स एक्साइटिंग थे, लेकिन 18 महीने बाद सेल डिऑर्बिट हो गया। ये प्रूफ था कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अभी भी दरसपना है। आपको हैरानी होगी, सनलाइट का एनर्जी डेंसिटी सिर्फ 1360 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होती है। इस एनर्जी से पुश बनाना माइक्रोस्कोपिक थ्रस्ट देता है। इसका मतलब ईयर्स लगेंगे मीनिंगफुल एक्सेलरेशन पाने में, जब तक सेल इंटैक्ट रहे, जो खुद सबसे मुश्किल दिखता है। स्पेस रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर सेल सरफेस को ब्रिटल बना देता। माइलर लेयर पील ऑफ होने लगती, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिल्ड होती और सेल पैची हो जाता। जब फोटोन रिफ्लेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ट्रेजेक्टरी रैंडम ड्रिफ्ट कर गई और मिशन डायरेक्शन गमह गया। साइंटिस्ट्स ने 3 लेयर कॉम्पोजिट फिल्म्स का प्रयोग किया, लेकिन हर लेयर सनलाइट के अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती और एक्सपांशन रेट्स बदल गई। थर्मल स्ट्रेस के कारण माइक्रो क्रैक्स बन गए और सेल के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो गए। ये मैकेनिकल फेलियर सब प्रोजेक्ट्स में कॉमन दिखता है। एक और बैरियर था कम्युनिकेशन डिले। सेल के लार्ज सरफेस एरियाज के कारण एंटेना मास्किंग होती, सिग्नल्स वीक पड़ते, कंट्रोल कमांड्स लेट मिलते और कोर्स करेक्शन मिस होती गई। ये डिले डीप स्पेस में फेटल साबित हुआ। आप जानते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होने के बावजूद सोलर सेल्स हैवी पेलोड कैरी नहीं कर सकते। फोटोन थ्रस्ट इतना कम है कि सिर्फ ग्राउंड लेवल इंस्ट्रूमेंट्स हाई वर्केबल है। इसे प्रैक्टिकल मिशंस के स्कोप ड्रास्टिकली घट गया और कमर्शियल इंटरेस्ट खत्म होता गया।
थर्मल फ्लक्चुएशन 100 डिग्री सेल्सियस से ही 200 डिग्री सेल्सियस तक रोज होती थी जब सेल सनलाइट और शैडो में आता। ये मेटल लेयर को एक्सपैंड और श्रिंक करता, फटीग डेवलप होता गया। हर थर्मल साइकिल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई। आपको ये भी समझना चाहिए, सोलर सेल कॉन्सेप्ट के लिए इनिशियल स्पिन डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल होता था। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म के एरर्स नई सेल्स को फोल्ड और टैंगल कर दिया। जब एक कॉर्नर फोल्ड होता, पूरा लाइट सिमेट्री खत्म और प्रोपल्शन अनइवन हो जाती। प्रोपेलेंट फ्री होने के बाद भी सोलर सेल्स को स्टार्ट करने के लिए केमिकल रॉकेट्स की जरूरत पड़ती थी। जब लॉन्च कॉस्ट 60 मिलियन पर मिशन हो तो लो थ्रस्ट एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई करना मुश्किल होता गया। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ने पूरी कॉन्सेप्ट की वायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। आप सोचिए, इंटरस्टेलर टारगेट जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के लिए लाइट सेल स्पीड चाहिए होती 0.1 सी पार अचीवेबल थ्रस्ट सिर्फ माइक्रोन्यूटन लेवल का था। ऐसे में डेकेड्स नहीं, सेंचुरीज लैग जाते क्रॉस करने में। ये लिमिटेशन ने रिसर्चर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। फोटोन रिफ्लेक्शन के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब सेल के किसी पार्ट ने डस्ट अक्यूमुलेट कर लिया तो रिफ्लेक्शन इम्बैलेंस हुआ और टॉर्क डेवलप हो गया। इसे सेल अनकंट्रोलेबल स्पिन में चला गया और जायरोस उससे करेक्ट नहीं कर पाए। 2020 के डेकेड में भी जब स्टार शॉट इनिशिएटिव नई लेजर सेल कॉन्सेप्ट प्रोपोज किया, तब भी टेम्परेचर और मटेरियल ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम वही रही। मेगा लेजर बीम से सेल 1500 डिग्री सेल्सियस तक जल जाता। आखिरकार लाइट से ड्रिवन ड्रीम वही रुक गया जहां से शुरू हुआ था। आप, हम और दुनिया के सब एक्सप्लोरर्स ये समझने लगी कि टेक्नोलॉजी के लिए पेशेंस और मटेरियल साइंस दोनों जरूरी है। जब तक हम 2 माइक्रोन लेयर्स को कॉस्मिक रेडिएशन से ही बचा नहीं सकते, सोलर सेल्स एक रोमांटिक आइडिया ही रहेंगे। फिर भी साइंस ये सख्त है कि हर असफलत एक नए रसद का पहला कदम होता है।